नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले रेशम की खोज कब और कहां पर हुई और कौन इंसान है जिसने रेशम के नाम पर ही किसी रास्ते का नाम रेशम रख दिया, यानी रेशम मार्ग रख दिया। तो चलिए एनसीईआरटी के इस टॉपिक को जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मित्रों कि रेशम कितने पानी में है। आखिर ये रेशम चीज क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये रेशम। हजारों साल पहले रेशम को जब खोजा गया था तो रेशम को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही चिकना, बहुत मुलायम होता था, चमकीले रंग का होता था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था। और इसको मतलब रेशम के कपड़े भी बनते थे और रेशम के कपड़े पहनने वाले लोगों का बहुत ही ज़्यादा समाज में इज्जत होता था। जिस तरह आज समाज में फूफा जी की और जीजा जी की इज्जत होती है, उसी तरह जब जीजा आते हैं या फूफा आते हैं तो किस तरह आप इज्जत करते हैं, उसी तरह जब लोग उस समय आते थे, रेशमी कपड़े पहने होते थे तो उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, इज्जत होती थी, लेकिन रेशम के कपड़े बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है इसकी। कैसे जटिल प्रक्रिया है? तो सबसे पहले क्या होता है कि रेशम के कीड़ों को इकट्ठा किया जाता है, खूब ढेर सारे, फिर उनमें से कच्चा रेशम निकाला जाता है, फिर कच्चा रेशम निकालने के बाद उनकी सूत कताई होती है और तब जाके कहीं रेशम का कपड़ा बुना जाता है, उसके बाद तैयार होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं, जटिल प्रक्रियाएं होती हैं रेशम के कपड़े को बनाने में। लेकिन इन चीज़ों का आविष्कार आज से 7000 साल पहले ही हो गया था। कहाँ पर हो गया था? तो चीन में। ठीक है, चीन में आज से 7000 साल पहले इन तकनीक का आविष्कार हो गया था। लेकिन चीन वालों ने बाहरी दुनिया से इन सब चीज़ों को, इन तकनीकों को छुपा कर रखा। भाई क्यों छुपा कर रखा? ताकि दूसरे देशों में इस टाइप के कपड़े ना बन सके, इस तरह के चिकने मुलायम बनावट किस्म के कपड़े ना बन सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आए भाई जो चीन में से बाहर निकलना चाहे, यानी कि चीन से दूसरे देशों में घूमने की कोशिश करने शुरू कर दी। यानी तीर्थयात्री हो गए या फिर जो यात्रा करने वाले लोग थे, जो जिनको दूर दूर जा कर के खूब बढ़िया चीज़ें देखना पसंद था, वैसे लोगों ने अपने साथ, अपने ऊपर पहन करके इस टाइप के कपड़ों को, रेशमी कपड़ों को बाहर देशों में घूमने गए। जब बाहरी देशों में घूमने गए तो लोगों को पता चल गया भाई इस टाइप के कपड़े भी होते हैं। बाहरी देशों के लोगों को बहुत ज़्यादा ये कपड़े पसंद आए। बोले अरे वाह ससुरा, ये बड़ा चिकना मुलायम है, ये कहाँ से लेके आया हो। इस तरह से धीरे धीरे लोगों के बीच में ये प्रचलित होता गया, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता गया रेशम के कपड़े। और ज़्यादातर जो चीन के शासक थे वो दूसरे राजाओं को या उनके अपने मित्रों को, जो उनके दोस्त होते थे, उनको उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े देते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस समय रेशम का कितना ज़्यादा महत्व हुआ करता था। जिस तरह आज सूट वूट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी तरह रेशम का भी महत्व हुआ करता था। तो हज़ारों साल तक ऐसे ही रेशम प्रसिद्ध होता रहा। फिर बाद में लगभग आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में ऐसे जो लोग थे, जो अमीर थे और शासक लोग यानी कि राजा लोग जो थे, वो लोग को इन सब रेशमी कपड़ों को पहनना बहुत पसंद था। लेकिन ये रेशमी कपड़े इतने महंगे थे कि आम जनता इनको नहीं खरीद सकती थी, केवल धनी लोग और राजा लोग ही खरीद सकते थे। तो ये धनी लोग और राजा लोग के बीच में ये ट्रेंड चलने लगा, ऐसा ट्रेंड चलने लगा कि जो मतलब जैसे आजकल फटी जीन्स का ये शॉर्ट जो जीन्स आते हैं या पैंट आते हैं, इनका ट्रेंड चल रहा है, उसी तरह से उस समय रेशमी कपड़ों का ट्रेंड चलने लगा अमीर इंसानों के बीच में, जो राजा होते थे, जो अमीर इंसान होते थे, उनके बीच में, रोमन साम्राज्य में। तो रोमन साम्राज्य तक इस रेशमी कपड़ों को पहुंचाने के लिए जिस रास्ते से ये रेशम के कपड़े जाते थे, उसी मार्ग को कहा जाने लगा रेशम मार्ग। ठीक है, लेकिन ये रेशम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते महंगा होता था। क्यों महंगा होता था? इसका कारण ये था कि जो चीन से रेशम ले जाया जाता था, तो चीन के से रोमन तक ले जाने में बीच में बहुत ढेर सारे पहाड़ी रास्ते, बहुत ढेर सारे पर्वत पठार, बहुत ढेर सारे जंगल, बहुत ढेर सारी नदियाँ पड़ती थीं और रेगिस्तान पड़ते थे, जिनके बीच से होकर के व्यापारियों को रेशम को ले जाना पड़ता था। इसलिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रेशम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था और धनी लोग या राजा लोग ही खरीद पाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रेशम का जो मार्ग है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित, यानी कि बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनका इसके ऊपर नज़र गड़ी रही कि अब हमको इसको ससुरे को कब्जा करना है। सबसे पहले किस राजा ने इस रेशम के मार्ग पर कब्जा किया? इससे पहले जो कबीले छोटे मोटे होते थे, उनका इन रेशम मार्गों के बीच में नियंत्रण रहता था, यानी कि रेशम मार्ग से आने जाने वाले लोगों से या व्यापारियों से ये लोग
कर वसूलते थे, यानी टैक्स वसूलते थे। जो छोटे मोटे कबीले थे जो जंगलों में या फिर कहीं पहाड़ी इलाकों में रहते थे, इन रेशम मार्ग के रास्ते में जो रहते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है इस पर बड़े बड़े शासकों का कब्जा होने लगा, तो ये कबीले हट करके राज्यों को कर यानी टैक्स देना पड़ता था व्यापारियों को। किस लिए देना पड़ता था व्यापारियों को? उस रास्ते से होकर गुजरने के लिए, रेशम के लेकर जाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आज से लगभग 1900 साल पहले कुषाण वंश का नियंत्रण हुआ रेशम के मार्ग पर। इस रेशम के मार्ग पर सबसे पहले कुषाण वंशों का कब्जा हुआ, और या उनका जो कब्जा था सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उनका जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया से लेकर के जो आज का आधुनिक अफगानिस्तान के ऊपर जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो इलाके हैं सेंट्रल एशिया के, यहाँ से लेकर के अपने भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर जो इलाका है वहाँ तक, जो आज पाकिस्तान है, वो सारे इलाके कब्जा कर रखा था कुषाण वंशों ने 1900 साल पहले। और इन्हीं के कब्जे में आता था वो रेशम मार्ग, जिसके रास्ते रेशम की व्यापार हुआ करता था। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में या कुषाणों के शासनकाल में एक नई शाखा निकली, एक नया रास्ता निकला। कहाँ सर? रेशम मार्ग के द्वारा होते हुए समुद्र तक जोड़ा गया। रेशम मार्ग से निकल करके जो सिंधु घाटी के बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों से होते हुए पूरे सिंधु नदी के रास्ते से होते हुए समुद्र के द्वारा अब व्यापारी रेशम का व्यापार करना शुरू कर दिए। वो भूमध्य सागर में होकर के रोमन साम्राज्य तक पहुंचाते थे रेशम के कपड़े। इन्हीं कुषाण वंशों में से सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण का शासक था, उसका नाम था कनिष्क। जो कनिष्क था, इनके बारे में ये बताया जाता है, इन कुषाणों के बारे में, कि सबसे पहले अपने भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के चलाने वाले यही लोग थे। ये कुषाण वंश के जो राजा लोग थे, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले अपने भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के चलाए थे। और इन सिक्कों का प्रयोग करते थे व्यापारी लोग, जो अपना टैक्स दिया करते थे, वो टैक्स इन सिक्कों के रूप में ही दिया करते थे। वो अपने साथ सोने के सिक्के लेकर आते थे और टैक्स के रूप में कुषाण वंशों को देते थे उस रास्ते से। और ये टैक्स इसलिए देते थे ताकि वो उनके राज्य से सुरक्षित बाहर तक, यानी कि रेशम को लेकर के जा सके। नहीं तो अगर वो टैक्स नहीं देते तो ये सबसे पहले ही बता देते कि सुनो, ये टैक्स नहीं दे रहा है, ये आगे आ रहा है, इसको लूट लेना, ऐसे। इसलिए ये लोग टैक्स देते थे ताकि उन लुटेरों से बच सके जो उनके सामान को छीनते थे। तो ये सब तो हो गई जानकारियाँ रेशम मार्ग के बारे में, थोड़ी छोटी सी। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा, इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम अगले क्लासों में जानेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।